काम करेगा। जो भी जेल होते हैं, कारावास होते हैं, या फिर जो आपके मानसिक चिकित्सालय होते हैं, या जो आपके पुनर्वास केंद्र होते हैं, उन सबका वो क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। आज अपन करते हैं लोक सेवा आयोग। आज हमारी संस्था कौन सी है? लोक सेवा आयोग। हाँ जी, लोक सेवा आयोग। आप देखो, लोक सेवा आयोग जो है, इस लोक सेवा आयोग का जन्म कोई एक दिन में नहीं हुआ। एक लंबा प्रोसेस जो है वो व्यतीत हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटिशर्स आए उसके बाद में लोक सेवा आयोग आई है। हमारे पास लोक सेवक थे। लोक सेवक कौन है? लोक मतलब जनता, सेवक मतलब जो उनके लिए कार्य कर रहा है, वो लोक सेवक है। लेकिन व्यवस्थित एक पद क्रम में अनुशासित लोक व्यवस्था जो है, वो किसकी देन है? वो देन है ब्रिटिश सरकार की। भारत में भारत में अनुशासित अनुशासित व प्रशिक्षित प्रशिक्षित लोक सेवकों का संस्थागत विकास संस्थागत विकास ब्रिटेन की देन है की देन है। भारत में प्रशासनिक व पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस को माना जाता है। आधुनिक भारतीय लोक सेवा के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। वल्लभ भाई पटेल हैं। हाँ, मानवाधिकार कंप्लीट है रितु जी। और ये नेक्स्ट आयोग है लोक सेवा आयोग, जिसमें हम आरपीएससी पढ़ेंगे। जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। भारत में प्रथमतः लोक सेवा क्षेत्र हेतु ली कमीशन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। आयोग की स्थापना की गई जो अनुशासित व प्रशिक्षित लोक सेवकों का चयन करेगी। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष रॉस बारकर थे। उतारो, फिर मैं इसको समझाता हूं एक बार, फिर आगे चलते हैं।
देखो, जिस संस्था को हम पढ़ रहे हैं, इस संस्था के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो हमारे यहाँ राजतंत्र हुआ करता था। महाजनपद काल में हमारे पास में कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पे गणतंत्र भी था। आप पढ़ोगे, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आएगा वज्जी संघ। तो वज्जी जो संघ है वो एक गणतंत्र है। अब देखो, शासन चलाने के लिए आपको एक प्रशासनिक वर्ग की आवश्यकता होती है। प्रशासनिक वर्ग क्या होता है? प्रशासनिक वर्ग होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित है, अनुभवी है, उसे विषय का ज्ञान भी होगा, उसे पब्लिक रिलेशन भी होंगे, और वो उस विषय के अंदर अनुभव के साथ साथ वो उसका प्रायोगिक जो ज्ञान है वो भी रखता होगा। तब जाके जो है वो एक परफेक्ट प्रशासनिक अधिकारी माना जाता है। अब ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? आदेशों की पालना प्लस आदेशों की पालना करवा रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं, आदेश की पालना भी करेंगे और आदेश की पालना करवाएंगे भी, जो उनके अधीनस्थ होंगे। अपने से ऊपर वाले अधिकारी के प्रति ये जवाबदेह होते हैं। अगर ऊपर वाले अधिकारी ने कुछ पूछा तो ये उसको जवाब देंगे, और जो अपने से नीचे हैं कर्मचारी या अधिकारी, उनके कार्यों का ये निरीक्षण करते हैं, उनका पर्यवेक्षण करेंगे कि ये उचित प्रकार से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सारी बातें। अब क्या था कि ये संस्था जो है संगठित नहीं थी। ब्रिटिशर्स की देन ये है कि इन्होंने इस संस्था को क्या किया? संगठन प्रदान किया, संगठित किया। अब ब्रिटिशर्स यहां आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जब उन्हें अनुकूल परिस्थितियां लगी तो वो व्यापारी जो थे वो बन गए शासक। अब उन्हें शासन चलाना है, तो शासन को सुचारू रूप से चला सकें इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक व्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसको विकसित करने का प्रयास किया। तो यहां अगर आप देखोगे तो एक पद आता है कलेक्टर का पद, आपने पढ़ा होगा। प्रदीप जी, मैं पहले इसकी एक हिस्ट्री बता रहा हूं, उसके बाद में मैं आरपीएससी पे लेके आऊंगा आपको। अब कलेक्टर का पद किसने सर्जित किया? ब्रिटिशर्स ने, कार्नवालिस ने। क्यों? क्योंकि बंगाल वाले क्षेत्र में इनके पास में राजस्व का अधिकार आ गया। अब राजस्व कलेक्ट करने वाला पद जो है वो कलेक्टर कहला रहा है। इसी ने अनुशासन बनाए रखने के लिए पुलिस सेवा की स्थापना की। तो यही प्रशासनिक कर्मचारी, यही पुलिस कर्मचारी आज आपके प्रशासन के क्या है? अंग हैं। इनको किस आधार पे भर्ती किया जाए, इनका पाठ्यक्रम क्या होगा, इनकी आयु क्या होगी, इनकी क्वालिफिकेशन क्या मानी जाएंगी, योग्यताएं क्या मानी जाएंगी, ये सारी चीजें तय करने के लिए समय समय के ऊपर हमने अलग अलग समितियां बनाई हैं, और ये जो संस्था है ये इसके लिए उत्तरदायी है। अब चूंकि ये तो हो गया एक सामान्य सा परिचय, अब चूंकि हमें पढ़ना है राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है उसके लिए अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग। अब ये लोक सेवा आयोग जो है, चाहे ये संघ में हो, चाहे ये राज्य में हो, या ये संयुक्त हो, ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। संघ जो आपका दिल्ली में है, पूरे भारत के लिए एक ही है, और भारत की जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनके लिए ये कार्य करता है। राज्य, राज्य का अलग अलग हो सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश का यूपीपीएससी है, मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी है, उत्तराखंड का यूकेपीएससी है, राजस्थान का आरपीएससी है, बिहार का बीपीपीएससी है, ऐसे। तो हर राज्य का ये अलग हो सकता है। फिर होता है संयुक्त। कुछ राज्य ऐसे होते हैं, कृष्णा कुमारी जी, यूट्यूब पे अभी हाल फिलहाल में पॉलिटिक्स क्लास नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ कल शायद पॉसिबिलिटी है, कल मॉर्निंग में। संयुक्त, अब संयुक्त क्या होता है? जैसे मान लो कोई बड़ा राज्य है, उसके आस पड़ोस में एक छोटा राज्य है, जैसे गोवा है, छोटा है, क्षेत्रफल में भी छोटा है, जनसंख्या में भी छोटा है, उसके बगल में महाराष्ट्र। समझे नहीं भाई? अपन देखें महाराष्ट्र के मुकाबले देखें तो क्षेत्रफल में छोटा है, जनसंख्या में भी छोटा है, महाराष्ट्र के तुलना में। इधर कर्नाटक है, अब कर्नाटक से तुलना करो तो भी गोवा जो है वो उसके मुकाबले क्षेत्रफल में भी छोटा है और जनसंख्या में भी छोटा है। अब अगर गोवा चाहे तो वो ये कह सकता है कि भाई महाराष्ट्र जो लोक सेवा आयोग है वो हमारे लिए भी लोक सेवा का कार्य करे, या अगर वो चाहे तो वो कर्नाटक को कह सकता है कि भाई आप हमारे लिए भी लोक सेवा का कार्य करो। तो संयुक्त लोक सेवा का मतलब है जब दो या दो से अधिक राज्य आपस में आपसी सहमति से किसी एक लोक सेवा आयोग का गठन कर ले, और वो लोक सेवा आयोग उन संबंधित क्षेत्रों के लिए जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को आयोजित करे। कोई भी हो सकती है, जैसे राजस्थान उत्तर प्रदेश मिलकर एक पीएससी बना सकते हैं, जैसे गुजरात महाराष्ट्र मिलकर एक पीएससी बना सकते हैं, पंजाब हरियाणा एक पीएससी बना सकता है, ऐसे उसको कहते हैं हम संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो ये तीन प्रकार के होते हैं लोक सेवा आयोग। कितने हैं? तीन प्रकार हैं इसके। संघ का है, राज्य का है और संयुक्त है। कितने प्रकार हैं इसके? तीन प्रकार हैं। अब इन बातों का उल्लेख किया कहां गया है? तो ये जो आयोग हैं इनका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 14 में, और भाग 14 में अनुच्छेद अनुच्छेद 315 से 323 तक
जो आपके लोक सेवा हैं उन लोक सेवाओं का उल्लेख जो है इसके अंदर किया गया है। कहां से कहां तक किया गया है? 315 से 323 तक। जो चल रहा है अभी तो चलने दो, मैं डलवा दूंगा। तो लोक सेवा आयोग को भारतीय संविधान के भाग 14 में कितने भागों में उल्लेखित किया गया है? 3। कौन कौन से? संघ, राज्य और संयुक्त। अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 315 से 323 तक। अब ये जो लोक सेवा आयोग है, ये लोक सेवा आयोग, इसकी प्रकृति कैसी होती है? नेचर कैसा है इसकी प्रकृति? तो एक तो ये स्वायत्त है। कैसी संस्था है? स्वायत्त संस्था है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस संस्था के कार्यों को कोई और संस्था निर्देशित नहीं करती है। अपने क्षेत्र में यह संस्था स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। दूसरा, यह संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय क्यों? संवैधानिक निकाय इसलिए क्योंकि उसका प्रावधान जो है संवैधानिक उपबंध में किया गया है और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और यह कहा गया है कि अगर इससे संबंधित कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो क्या यह संस्था आपको किसी प्रकार से बाध्य कर सकती है? क्या आपको रोक सकती है? क्या आप पे प्रतिबंध लगा सकती है? क्या कुछ ऐसे कार्य कर सकती है जिसमें यह संस्था अपने निर्णय में सर्वोच्च हो? जैसे मान लो आपने आरपीएससी का कोई एग्जाम दिया। अब आरपीएससी का आपने जो एग्जाम दिया उसमें आपने कोई अनैतिक आचरण का प्रयोग किया, तो क्या आरपीएससी आपको आगे भविष्य में एग्जाम देने से बाध्य कर सकती है? क्या खुद के लिए नहीं, सब में कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पास में अथॉरिटी है। दूसरा, क्या कोई इस संस्था के निर्देश की अवहेलना कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह वैधानिक है। क्या इसमें अनियमितता आ सकती है? क्या भाई कोई अध्यक्ष बन गया, कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 साल, अब वो कहते भाई जी के अपन तो नहीं हटेंगे, अपन है राजा। क्यों? क्योंकि अपने चाचा विधायक है। संभव थोड़ा है, अनियमितता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। फिर इसकी संरचना, राहुल जी चैप्टर शुरू हुआ है, अनुच्छेद जाएंगे वहां मैं लिखवा दूंगा। और कितने का अनुच्छेद याद कर लोगे? 395 है, टोटल जोड़ोगे ना तो 600 से बाहर है। अनुच्छेद याद करते रहना, बाकी कोई काम नहीं होगा फिर। और जो काम के अनुच्छेद होते हैं 60-70 अनुच्छेद होते हैं, मैं खुद ही लिखवा देता हूं। पता नहीं एक तो आप लोगों के दिमाग में ये भूसा किसने भर दिया कि अनुच्छेद पढ़ने चाहिए। पेपर उठा के देखो पुराने, गिनती के 80 अनुच्छेद से ज्यादा अगर कभी कोई पूछा गया हो, ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। बाकी इंपॉर्टेंट अधिकतम अगर आप देखोगे तो 60 तक ही है, मैक्सिमम 60 अनुच्छेद, बस वो भी नहीं होंगे। 40-45 याद कर लोगे, काम निकल जाएगा। तो पता नहीं आप लोगों को किसने गुरु मंत्र दिया है। फिर ये क्या है? बहुसदस्यीय। ना मैं खाली समझा रहा हूं, लिखवाऊंगा बाकी। बहुसदस्यीय, जहां एक से अधिक सदस्य हो संरचना में, वो क्या होगा? बहुसदस्यीय होगा। फिर यह संस्था कैसी है? यह संस्था सलाहकारी है। सलाहकारी या परामर्शी संस्था है, क्योंकि सरकार को क्या करती है? सलाह देती है, परामर्श देती है। सलाहकारी व परामर्शी संस्था है। मैं कोई गुस्सा नहीं करता, मैं तो काम की चीज बता रहा हूं। और क्या है कि देखो, ऐसे ऐसे टॉपिक अगर लाओगे और ऐसे ऐसे अगर आप लोगों के जवाब देता रहूंगा मैं, तो फिर मैं तो पढ़ा लिया। जवाब नहीं देता हूं तो फिर ईगो हट हो जाता है आपका कि हमारे सवालों के जवाब नहीं देते, और आपके सवाल कई ऐसे बेतुके होते हैं जिनके जवाब कुछ बनते ही नहीं है। और गुस्सा करके तो मैं क्या कर लूंगा? कौन सा तुम्हारी पिंडी की बटका भर रहा हूं मैं? अब देखो, यहां हमने कितनी चीजें देखी? 3। यहां 2 चीजें याद रखो। एक तो याद रखो आप अनुच्छेद 315(1), और एक याद रखो आप अनुच्छेद 315(2). कितने अनुच्छेद हो गए? 2 अनुच्छेद। 315 का पार्ट 1 और 315 का पार्ट 2। 315 पार्ट 1 क्या कहता है? यह उल्लेख करता है संघ और राज्य लोक सेवा का। और अनुच्छेद 315(2) क्या करता है? यह करता है संयुक्त लोक सेवा आयोग का उल्लेख। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग को पढ़ेंगे तो उसका प्रावधान कहां है? 315(1) में। अगर हम पढ़ेंगे राज्य लोक सेवा आयोग, उल्लेख है 315(1) में। लेकिन जब हम संयुक्त लोक सेवा आयोग को पढ़ेंगे तो उसका उल्लेख है 315(2) में।
ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं जो हमें देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनको अगर हम वैसे देखें तो इनकी जो महत्वता है वो बड़ी अतुलनीय है। क्यों? क्योंकि जितनी भी एलिट सर्विसेज होती हैं, एलिट सर्विस का मतलब हो गया फर्स्ट क्लास सर्विसेज, ए श्रेणी वाली, उन सब का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। अब ए श्रेणी का अगर कोई प्रशासनिक कर्मचारी है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या हो, योग्यता क्या हो, एजुकेशन योग्यता क्या हो, फिर उसका पाठ्यक्रम क्या हो। भाई पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए ना जो प्रशासनिक अधिकारी के काम आए। आज मान लो आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जाओ तो आपको उस प्रशासनिक क्षेत्र में कौन से विषय काम आएंगे वो पढ़ाए जाएं। अब मान लो कि आपको जाना है पुलिस सेवा में, सब्जेक्ट आपको दे रखा है एग्रीकल्चर, क्या काम का है वो? तो प्रासंगिकता तो होनी चाहिए उसमें, इसलिए आपको वहां पे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये सारे मानव समुदाय से जुड़े हुए हैं। मान लो आप कहीं एसपी हो, कोई दंगा हो गया, अब वहां पे आपको फर्स्ट एड देना है। अब फर्स्ट एड देना आपको ये पता ही नहीं है कि भाई डिटोल क्या काम आ रही है, लाल दवा क्या आ रही है, सल्फर क्या काम आ रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या काम आ रहा है। जब आपको पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे? अब आपको किसी ने लाके दे दिया तेजाब, कसाब बढ़ गया, लो तेजाब छिड़क दो इस पे, अरे पहले बढ़ा हुआ है और क्या बढ़ोगे इसको? पता तो हो, नॉलेज तो हो कि भाई तेजाब से चलता है। फिर इतिहास, अब आप किसी ऐसे जगह हो, मान लो कि आप चित्तौड़ हो, अब चित्तौड़ के अंदर आपको चित्तौड़ किले की सुरक्षा का इंचार्ज बना रखा है, ठीक है। अब आपको ये बताओ कि भाई कोई आ जाए पूछ ले कि साहब ये चित्तौड़ का किला किससे संबंध है इसका? अब आपका तो हाँ इससे क्या, अब यार क्या बताऊं, इससे समझ मुगलों का होगा, है ना। अब उसको पता है थोड़ा बहुत, वो भी जानकारी लेके आया कि हाँ भाई सिसोदिया वन से संबंधित है, भारत की नहीं विश्व की सबसे पुरानी रियासतों में से एक रियासत है मेवाड़ की रियासत, संस्थापक बप्पा रावल है, काल भोज है। तो अगला क्या है कि उसका वही इंटरेस्ट मर जाएगा कि यार ये इसका सुरक्षा कर्मचारी है, ये इसका इंचार्ज है, ये इसका होलसेल है, इसको खुद को नहीं पता, ये मेरे को क्या बताएगा। हिस्ट्री इसलिए जरूरत है। तो यहाँ पे ये जो लोग होते हैं, इन लोगों का पाठ्यक्रम क्या हो, उनको हम कैसे प्रशिक्षण दें। फिर पब्लिक रिलेशन, अब पब्लिक रिलेशन कैसे है? जैसे एक प्रशासनिक कर्मचारी है, उसको किसी फील्ड में अपॉइंट किया, मान लो एसडीएम है, अब फील्ड में अपॉइंट किया उसको। अब वो फील्ड के अंदर क्या कर रहा है, जो भी उसका उपखंड है उसके अंदर शांति व्यवस्था बना के रख रहा है। मान लो दो समुदायों में या किन्हीं दो वर्गों में कोई तनाव उत्पन्न हो गया, तो एक एसडीएम होने के नाते उसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो तनाव बढ़े नहीं, कम हो। कम हो तो दोनों को समझाएगा, समझाइश करेगा कि देखो ऐसा नहीं करते, आप बैठो, क्या मतभेद है अपन उनको सुलझाते हैं। फिर उसको सोशल ज्ञान होना चाहिए कि भाई मान लो ये क्षेत्र अगर गुर्जर बाहुल्य है तो गुर्जर जो समुदाय है उसकी क्या महत्वताएं है ऐतिहासिक, तो उनको कहेगा यार क्या यार आप देवनारायण जी के वंशज वैसे थोड़े करते हैं यार, उस हिसाब से करेगा। फिर मान लो कि दूसरी तरफ अगर कोई दूसरी कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, राजपूत हो सकते हैं, जाट हो सकते हैं, या पिछड़ा हुआ वर्ग और कोई हो सकता है, एससी एसटी समुदाय हो सकता है, तो आप उसको उसके हिसाब से बताओ। एससी एसटी समुदाय, अरे यार के यार आप लोगों के कारण संस्कृति बची हुई है, अरे यार आप किसान आदमी हो, अरे यार आप इतने साल शासन करके आए हो, आपको पता होगा, अनुभव होगा, इस हिसाब से। ऐसे नहीं तेरी जाति क्या है, तेरी जाति का क्या मोल है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वो आग में घी डालने वाला काम होगा, तो वो और बढ़ेगा। तो उसका उद्देश्य क्या है? पब्लिक रिलेशन को मेंटेन करना। तो आपका रिलेशन आपके नॉलेज पे निर्भर करता है। आप उसको बताओगे कि यार अपन एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, आज लड़ लोगे मर लोगे, नुकसान होगा एक दूसरे का, संपत्ति का नुकसान होगा, जेल जाओगे, परिवार तबाह हो जाएंगे, क्या मतलब है? छोटा सा मुद्दा है, बैठ के सुलटा लेते हैं, तो अगलों के भी समझ में आएगी कि यार बात तो सही कह रहा है, क्यों इस मुद्दे को बढ़ाएं। तो ऐसा पब्लिक रिलेशन लाने वाला व्यक्ति जो होता है, वो प्रशासनिक वर्ग जो होता है, वो कब आएगा? जब आप उसको प्रशिक्षण दोगे तब आएगा। आ गया समझ में तुम्हारे? ठीक है, तो एक तो हो गया ये। अब आते हैं अपन आरपीएससी पे, राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, इसकी स्थापना से पहले तो हम ये जानते हैं कि भाई राजस्थान जो है, राजस्थान एक इकाई बना है तो वो एकीकरण के माध्यम से बना है। राजस्थान पहले कोई प्रशासनिक इकाई नहीं था, राजस्थान ना ही कोई भौगोलिक इकाई था। क्यों? क्योंकि राजस्थान जो है वो अलग अलग छोटी छोटी जागीरदारों में बटा हुआ था। तो हम जब एकीकरण पढ़ते हैं कि भाई राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ है। 7 चरण कहां से शुरू हुए? मत्स्य संघ से शुरू हुए, ठीक है, जो 17 मार्च से शुरू हो रहा है। कब खत्म हो रहा है? तो वो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जब मिल रहे हैं 1 नवंबर को, जहां वो कंप्लीट हो रहा है। तो आप कहां 18 मार्च 1948 से लेकर कहां तक जा रहे हो? 56 तक जा रहे हो। 1956 में आपका काम पूरा हो रहा है। तो ये जो 7 चरण है, इन 7 चरणों में 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इनको सम्मिलित करके आपने क्या बनाया? एक राजस्थान का निर्माण किया। तो आज जो राजस्थान है वो एक भौगोलिक प्रशासनिक इकाई है। तो यहां पे ये जो लोक सेवा आयोग है, ये लोक सेवा आयोग पूर्व में ऐसा नहीं था। तो हम ये कहेंगे कि रियासती काल में या रियासतों या राजस्थान के एकीकरण से पूर्व, राजस्थान एकीकरण एकीकरण से पूर्व पूर्व राजस्थान की रियासतों में रियासतों में अपने
प्रशासनिक कार्यों की पूर्ति हेतु व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वयं की रियासती रियासती लोक सेवा आयोग उपस्थित थी। ये कब है? ये आपके राजस्थान के एकीकरण से पहले है। हम्म। किसका? एग्जामिनर बनते हैं तो वो पहले से किसी पोस्ट पे होता है। एक तो आराम से बात कर लो। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलो ना। हाँ आप पूछो। मास्टर भी हो सकता है, फर्स्ट ग्रेड टीचर हो सकता है, सेकंड ग्रेड टीचर हो सकता है, कॉलेज लेक्चरर हो सकता है, आईएएस आईपीएस आरपीएस हो सकता है। डिपेंड करता है उसका रिकॉर्ड कैसा रहा हुआ है, सर्विस रिकॉर्ड। हाँ हाँ। अब देखो, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग एक दिन में अस्तित्व में नहीं आया। राजस्थान एकीकरण से पूर्व राजस्थान की जो रियासतें थी उनमें प्रशासनिक कार्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु वो जो रियासतें हैं उनकी स्वयं की अपनी लोक सेवा आयोग क्या थी? उपस्थित थी। तो राजस्थान की ये जो लोक सेवा आयोग है, इसको अगर हम एकीकरण से पूर्व देखें तो हम कहेंगे कि राजस्थान एकीकरण से पूर्व 1937 में प्रांतीय 1937 में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो स्थापना कब कब हुई? तो सबसे पहले स्थापना हो रही है जोधपुर रियासत में, फिर हो रही है आपके जयपुर रियासत में, फिर आपकी स्थापना हो रही है बीकानेर रियासत में। तो स्वतंत्रता से पूर्व और एकीकरण से पहले राजस्थान की कौन कौन सी रियासतें हैं जहां पे आपके लोक सेवा आयोग था? तो जोधपुर में बना था 1939 में, जयपुर में बना है 1940 में, और तो राजस्थान की 3 रियासतें हैं जिनमें एकीकरण से पहले एकीकरण से पहले 3 रियासतें हैं जिनके पास में अपना स्वयं का लोक सेवा आयोग है। जोधपुर है, जयपुर है और बीकानेर है। अब ये प्रावधान 1937 में प्रांतीय लोक सेवा आयोग उपबंध के तहत जो है वो किया गया है। आजादी के बाद में ये तीनों ही जो आपके रियासती लोक सेवा आयोग थे इनको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया, क्योंकि नया प्रावधान करना है अब तो हम कहेंगे कि स्वतंत्रता के उपरांत रियासती लोक सेवा आयोग को या आयोगों को निरस्त कर दिया गया।
कर दिया गया। प्रावधान क्या कर दिए गए हैं? निरस्त कर दिए गए। उसको हम्म। अब ये जो संस्था है, इस संस्था के लिए देखो प्रावधान क्या किया गया है, यहां तक समझ में आ गया। अब इससे आगे अगर हम चलें तो 16 अगस्त, तारीख याद रखना भाई, 16 अगस्त 1949, 16 अगस्त 1949 को राज प्रमुख द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापना अध्यादेश जारी किया गया कब? 16 अगस्त 1949 को। अब ये जो अध्यादेश जारी किया इन्होंने, इसका उद्देश्य क्या है कि भाई राजस्थान के लिए हमारे पास में एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। इस अध्यादेश को स्वीकृति कब मिली है? तो 20 अगस्त 1949 आरपीएससी स्थापना अध्यादेश पारित हो गया या पारित कर दिया गया। पारित कर दिया मतलब लागू कर दिया, ठीक है। ये संपूर्ण राजस्थान का ही चल रहा है रितु जी। अब देखो इसकी जो स्थापना मतलब इसकी जो स्थापना है, अध्यादेश कब जारी हो रहा है? 16 अगस्त। अध्यादेश स्वीकृत कब हुआ है? 20 अगस्त। इसी दिन लागू हो गया, मतलब स्थापना हो गई। लेकिन स्थापना उपरांत कार्यशील कब हो रहा है? ये स्थापना उपरांत कार्यशील, क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल राजस्थान के एग्जामों में क्या है कि एक अलग ही पैटर्न आ गया। आजकल इनके साथ समस्या क्या है कि गजट नोटिफिकेशन पूछते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आरपीएससी ने एक आरएस प्रीलिम्स, पिछला जो आरएस प्रीलिम्स था, उसमें पूछा था कि राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को कब नियुक्त किया गया। अब हम क्या पढ़ते हैं? 1 नवंबर 1956, यही पढ़ा है हमने सबने। वो कह रहा है कि गलत है, 1 नवंबर 1956 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो आदेश है वो अक्टूबर जो है उसके अंदर जारी किया गया है, सॉरी सितंबर 1956 में जारी किया गया है नोटिफिकेशन गजट के अंदर। तो उन्होंने क्या माना? 24 सितंबर 1956 माना गुरुमुख निहाल सिंह का, 1 नवंबर नहीं मान रहे। अब यहां पे भी यही समस्या है। यहां पे भी क्या है कि 16 अगस्त को अध्यादेश जारी हो रहा है, अध्यादेश स्वीकृत कब हो रहा है? 20 अगस्त को। लेकिन ये कार्यशील कब हो रहा है? स्थापना के बाद में। तो इसकी जो कार्यशीलता की जो तारीख है वो है 22 दिसंबर 1949। और ये जो आपका आरपीएससी है, ये आरपीएससी स्थापित कहां हुआ है? तो इसकी स्थापना मुख्यालय कहां है ना? अजमेर तो 1956 के बाद गया है, सत्यनारायण राव समिति के बाद में। स्थापना मुख्यालय इसका जयपुर। आज वर्तमान में अजमेर है, गोगरा घाटी में। तो सत्यनारायण राव समिति है, उसकी सिफारिश पे। कारण क्या था? देखो हमारे यहां रियासतें, अब कुछ रियासतें तो ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसमें यह कहा भी गया था कि भाई जो रियासतें जिनकी जनसंख्या कितनी है, जिनकी जनसंख्या 10 लाख है और सालाना आय कितनी है 1 करोड़, वो चाहे तो स्वतंत्र रहो। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि भाई देखो राजशाही है, उन्हें लगा कि भाई ये काम करते हैं, अंग्रेज आई रहे, हमको कह दिया स्वतंत्र हो जाओ, तो छोटी मोटी रियासतें ये मारी जाएंगी। तो छोटी मोटी रियासत तो ये सोच रही है कि भाई आपस में हम जुड़ जाएं और एक बड़ी रियासत बना ले, तो कल को अगर सेटलमेंट भी करना हो तो मजा आए।
तो सबसे पहले कौन जुड़े? अलवा, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले। उन्होंने मत्स्य संघ बना लिया था पहले। फिर इधर देखोगे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला जो बेल्ट है वो भी एक वागड़ संघ बना रहा है, फिर एक मेवाड़ संघ बन रहा है, एक मारवाड़ संघ बन रहा है। तो इनको इतना भोला मत समझना। ये जो लोकतंत्र आ गया, पब्लिक जागरूक हो गई, पढ़ी लिखी हो गई, इसलिए ये थोड़ा सा क्या है तुमसे नाको चने चबवा रहे हैं। नहीं तो ये तुम्हारी मेथी मेल देते वापिस, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया था, जमीन हड़पना शुरू कर दिया था वापिस से। सारी जमीन ले लो कब्जे के अंदर। भला हो इंदिरा गांधी का, उसने कहा भाई जो जहाँ खेती कर रहा है जमीन उसकी, रातों रात दिवाली हो गई है। नहीं तो भाई साहब ये तुम्हारी मेथी चमकते देर नहीं लगाते। यही थे। अब यहाँ पे रियासतें क्या कह रही हैं? रियासतें कह रही हैं कि मेरे रियासत के अंदर मुख्यालय हो, मेरी रियासत में मुख्यालय हो, मैंने ये कर दिया, मेरा ये इतिहास, मेरा फलाना, मेरा ढीमका, मेरा पूंछड़ा, अलग अलग रहे। तो सत्यनारायण राव समिति और कई ऐसी समितियां बनी है। उन्होंने कहा कि भाई जिसकी जो महत्वता है उसके आधार पे, आपका जो ऐतिहासिक योगदान रहा है उसके आधार पे हम आपको मुख्यालय आवंटित करेंगे। तो सबसे पहले लड़ाई हो गई किसकी? राजधानी की। राजधानी, अब राजधानी भैया देखो सीधी सी बात है, जो सेंट्रल उसके लिए उपयोगी था। तो ऐसे नहीं है कि भाई इनके कहने से दिया गया है, ये महत्वता के आधार पर दिया गया। जोधपुर को न्यायिक राजधानी सौंपी, जयपुर आपकी प्रशासनिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी है। बीकानेर को शिक्षा विभाग सौंपा गया उसकी महत्वता के आधार पर, क्योंकि उन्होंने प्रयास किए बीकानेर वालों ने शिक्षा के क्षेत्र में। फिर ऐसे ही अजमेर। अब अजमेर जो है वो भी राजस्थान के मध्य में है, और अजमेर की अपनी एक ऐतिहासिकता है। ऐतिहासिकता क्या है कि अगर आप देखोगे तो पहला सुगठित साम्राज्य जो दिल्ली तक अपना वर्चस्व रखता है वो चौहान वंशी तो है। भाई पृथ्वीराज चौहान का नाना दिल्ली में नहीं है क्या? यही था उत्तराधिकारी, और था क्या? ये तो उसको नशे ने ले बैठा, लापरवाही ले बैठी। नहीं गोरी कोई गोरी बहुत बड़ी तोप तोड़ना था। अपने वाले तो क्या है कि जीत जाते हैं तब अपने वाले तो पार्टियों में लग जाते हैं, ये पार्टियों में लग गए। वो अपमानित हुआ था मोहम्मद गोरी, साल भर तक तो नया नहीं हुआ आदमी, कपड़े नहीं बदले उसने। कहते हैं कि जब तराइन का दूसरा युद्ध लड़ता है तो कपड़े जो है वो गड़ गए थे, टूट टूट के नीचे गिर रहे थे, तब जीता है वो। सत्ता वहीं से परिवर्तित हुई है। तो ये यहाँ पे मुख्यालय स्थापना के समय कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, 20 अगस्त और 22 दिसंबर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो कौन सा ज्यादा? दोनों एक साथ आएंगे नहीं। और अगर फिर भी बेनिफिशियरी अगर आ जाता है तो ध्यान रखना, गजट नोटिफिकेशन है 20 अगस्त का, स्थापना कार्यशीलता है वो 22 दिसंबर की। तो क्रम से डेट लिखवा दी 16, 20 और 22। ठीक है, 2 अगस्त के अंदर चल रहे हैं, ये दिसंबर में चल रहा है, मतलब इस दिन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हो चुका है। ठीक है, मुख्यालय कहां है स्थापना के समय? जयपुर। फिर सत्यनारायण राव समिति ने जो मुख्यालय जो है वो सिफारिश करी, कहां पे कर दो आप? अजमेर में कर दो। तो इससे आगे जो है, इससे आगे कल अपन देखेंगे कि इसकी संरचना कैसी है। तो कैसे इसकी संरचना को आप एक अध्यक्ष 2 सदस्य से लेकर आज वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य तक लेके गए हो, और आपके पास में आज आरपीएससी में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या प्रभाग है, क्या है क्या नहीं है, अब तो ज्यादा नहीं है, सामान्य सामान्य चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, जो हम स्थापना इसकी कर रहे हैं, जो स्थापना इसकी हो रही है 20 अगस्त को, ये लोक सेवा आयोग जो है जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है, इसका मुख्यालय जो है वो परिवर्तित हो रहा है जयपुर से कहां? अजमेर। तो अजमेर जो इसको परिवर्तन किया जा रहा है, वो समिति कौन है जो इसकी सिफारिश करता है कि इसका मुख्यालय जो है वो अजमेर होना चाहिए? तो एक समिति बनती है सत्यनारायण राव समिति, और ये जो सत्यनारायण राव समिति है, ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी, सॉरी, आरपीएससी का मुख्यालय में स्थानांतरित किया गया। आज वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में ही है। जगह कौन सी है? जगह है भूखरा घाटी, यहाँ पे ये मुख्यालय है भूखरा। इसकी प्रकृति की बात थी। फिर आते हैं इसकी संरचना में। संरचना में स्थापना के समय जब इसकी स्थापना की गई थी, स्थापना के समय संरचना क्या थी? एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, एक अध्यक्ष होंगे और 2 क्या होंगे? सदस्य होंगे। ये स्थापना के समय। फिर समय समय पे बढ़ते गए, एक अध्यक्ष 3 सदस्य, एक अध्यक्ष 4 सदस्य, एक अध्यक्ष 7 सदस्य, ऐसे एक अध्यक्ष 2 सदस्य हैं। फिर उसके बाद में समय बदला, एक अध्यक्ष 3 सदस्य आए,
चालू है तो। फिर एक अध्यक्ष, 4 सदस्य आए। आज वर्तमान में संरचना क्या है इसकी, ये तो स्थापना के समय हो गई, हमें देखनी है वर्तमान संरचना। तो वर्तमान संरचना में वर्तमान संरचना में एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य होते हैं, मतलब कुल कितने हैं, कुल 8 सदस्य। कुल कितने, 8 सदस्य। एक संरचना ये ध्यान रखना, एक संरचना ये ध्यान रखना, संरचना ज्यादातर जो पूछी जाती है वो या तो पहली पूछी जाती है या पूछी जाती है वर्तमान वाली। तो वर्तमान में संरचना एक अध्यक्ष है, उसमें 7 सदस्य हैं, टोटल कितने हैं, 8। कई बार देखो प्रश्न सीधा सा देते हैं, आरपीएससी में कुल सदस्य संख्या है, तो वो क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए 7 भी देगा 8 भी देगा। अब वो कुल पूछ रहा है, कुल का मतलब ये है कि उसमें अध्यक्ष शामिल है, तो कुल कितने हो जाएंगे, 8। अगर वो आपसे पूछता है कि अध्यक्ष के अलावा, या आपसे पूछता है कि आरपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग के सिर्फ सदस्यों की संख्या होती है, अगर ऐसा कुछ दे रहा है तो आपको 7 करना है। अगर वो आपको दे रहा है कि आरपीएससी की संरचना है 1+7, 1+8, 1+6, तो आपको पता ही है कितनी है, 1+7 है। अध्यक्ष और सदस्य, अभी तो इतना ही लिखो, मैं बता रहा हूं योग्यता क्या क्या होती है। ये तो होगी इसकी संरचना। अब ये जो आपका लोक सेवा आयोग है राज्य का, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक अध्यक्ष ये हैं एस के घोष। संस्थापक अध्यक्ष कौन है, एस के घोष। वर्तमान में कौन है, कैलाश चंद मीणा। संस्थापक अध्यक्ष कौन है, एस के घोष। वर्तमान में है कैलाश चंद मीणा। वर्तमान अध्यक्ष चंद मीणा है। कौन, क्यों, राजस्थान भी थी, कैसे थे, कैसे थे कम, देखा क्या फिर, देखिए तो राजस्थान कितने थे, राज्यपाल से लेकर यार पंचायत तक तो पूरे करवाए थे मैंने, दोनों थे उसमें, इंडिया भी थी राजस्थान भी थी। अब इस सदस्य और अध्यक्ष की योग्यता क्या होनी चाहिए भाई, अगर आप लोक सेवा आयोग में जा रहे हो तो आपके पास में योग्यता क्या है, योग्यता। तो ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष की योग्यता अलग है, सदस्यों की योग्यता अलग है, इस पूरी संरचना की योग्यता है, अध्यक्ष और सदस्य दोनों को सम्मिलित किया गया है। अब योग्यता की अगर हम बात करें तो आप ये देखो कि ये संस्था काम क्या कर रही है, ये संस्था काम कर रही है कि भाई इसको प्रशासनिक अधिकारी जो है, ए क्लास जो आपके ऑफिसर्स हैं उनको शामिल करना है। जैसे आपका फर्स्ट ग्रेड टीचर है, आपका कॉलेज लेक्चरर है, आपका सेकंड ग्रेड टीचर है, आपका आरएस है, आरपीएस है, या प्रशासन के अन्य लोग आरटीएस वगैरह, एसीटीओ वगैरह जो भी प्रशासन चला रहे हैं उन लोगों को भर्ती करना है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनका योगदान प्रशासनिक कार्यों में होता है। अब आपको कॉलेज लेक्चरर का क्या काम है, फर्स्ट ग्रेड टीचर का क्या काम है, सेकंड ग्रेड टीचर का क्या काम है, प्रिंसिपल का क्या काम है प्रशासन में है। चुनाव होते हैं तब ये ड्यूटी नहीं देते क्या, चुनाव होता है, जनगणना होती है, या अन्य कोई राजनीतिक या हम ये कहें कि सांस्कृतिक या सामाजिक कोई आयोजन अगर किया जा रहा है तो उनकी भूमिका नहीं है क्या, भूमिका तो है ही इनकी। तो इन्हें कहीं ना कोई लीडरशिप वाले गुण तो होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के। तो ये जो योग्यता है, इस योग्यता में देखें तो ये कहा गया है कि इस आयोग के आधे सदस्य कम से कम, इस आयोग के कम से कम आधे सदस्य केंद्र व राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव
रखते हो तो या तो केंद्र सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन। कितने साल का अनुभव होना चाहिए? 10 साल का। कितने सदस्य? कम से कम आधे सदस्य। फिर शेष आधे सदस्य, शेष आधे सदस्य शिक्षा, पत्रकारिता, वकालत, सामाजिकता, आदि क्षेत्रों से संबंधित हो, आदि क्षेत्रों से संबंधित हो। आदि क्षेत्रों से संबंधित हो। फिर नियुक्ति, कौन करता है नियुक्ति? तो नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार की सिफारिश पर। सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? राज्य सरकार की सिफारिश पर। फिर है कार्यकाल। कार्यकाल है 6 वर्ष या 62 साल की आयु तक, जो पहले हो जाए, जो पहले हो जाए, जो पहले हो जाए। 6 वर्ष या 62 साल की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। ये त्याग पत्र किसको देते हैं? त्याग पत्र देंगे राज्यपाल को। राज्यपाल को सौंपते हैं। इनका निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन मैं बता रहा हूं, पद से हटाने की, पद से हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया के दौरान, हटाने की प्रक्रिया के दौरान, दौरान चल रही कार्यवाही में, कार्यवाही में निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल कर सकता है, राज्यपाल करता है।
उठा लिया। अब देखो, एक तो होता है त्यागपत्र। त्यागपत्र तो आप जानते ही हो कि भाई आपको काम करने से अब ओबन महसूस हो गई, आप नहीं चाहते काम करना, आप ऑलरेडी रिटायरमेंट चाहते हो, सेवानिवृत्ति चाहते हो, तो आप त्यागपत्र दे दोगे। एक होता है निलंबन करना। निलंबन, मान लो कि आपके ऊपर कोई आरोप लगाया गया, आप किसी आरोप में दोषी जो है घोषित किए गए हो, अब आपके विरुद्ध चल रही है जांच कि भाई आपने अपराध किया कि नहीं किया। अब अगर ऐसा लगता है कि वो जांच चल रही है, आप पद पे हो, तो आप कहीं ना कहीं उस जांच को प्रभावित कर सकते हो। भाई पद पे हो तो आप क्या करोगे, जांच को प्रभावित करोगे। तो वो जांच प्रभावित ना हो, वो जांच कैसी हो, निष्पक्ष हो, तो आप ये चाहोगे कि भाई इसको निलंबित कर दें। कब तक, जब तक जांच पूरी नहीं होती, जिसको अपन कहते हैं सस्पेंशन, कि भाई फलाने को सस्पेंड कर दिया, नौकरी से नहीं गया, अस्थायी रूप से उसको क्या किया गया है, बाहर किया गया है, ताकि वो जांच पूरी हो जाए। अब वो जांच जो चलेगी, उस जांच में अगर वो दोषी पाया जाएगा तब तो उसको कर देंगे परमानेंट टर्मिनेट, नहीं पाया जाएगा तो उसको कर देंगे वापस से बहाल। तो निलंबन जो होता है, जब किसी को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, उस दौरान जो कार्यवाही चलती है वो कार्यवाही निष्पक्ष रहे, उसको वो प्रभावित ना करे। भाई ऑफिस में रहेगा, अगले को पता रहेगा कि यार जांच चल रही है, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, तो ऑफिस में कोई ना कोई तो उसका गुर्गा होगा, तो या तो उसको मैनिपुलेट करेगा या वहां से उन चीजों को हटाने का प्रयास करेगा, रिप्लेस करेगा उनको, तो इससे जांच प्रभावित होती है। तो निष्पक्षता लाने के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है कि भैया जब तक जांच नहीं होती तू तेरे घर पे बैठ, आधी तनख्वाह जो है तेरे पास आ जाएगी, घर पे रहना। जब तू निर्दोष घोषित हो जाएगा तब जो भी तेरा बचा हुआ है वो तेरे को एक साथ ही मिल जाएगा पूरा का पूरा। और लग गया कि तेरे को सस्पेंड करना है तो टाटा बाय बाय, फिर कुछ नहीं है, फ्री हो तुम। ये होता है। अब पद से क्यों हटाएं, पद से हटाने का आधार क्या है, कर दो चेंज इसको, पद से हटाना। अब आप पद से हटा रहे हो, तो पहली बात तो वही बात की आधार क्या है, बेस क्या है। आधार है कि एक तो अक्षमता, वे काम करने में सक्षम ना हो। दूसरा सिद्ध कदाचार, मिसबिहेव, सिद्ध कदाचार, मिसबिहेव, वे काम करने में सक्षम नहीं हो। दूसरा आपका व्यवहार। अब व्यवहार कैसा भी हो सकता है, आपका सहयोगियों के साथ में हो सकता है, कर्मचारियों के साथ में हो सकता है, आपकी सीट के प्रति हो सकता है। अब व्यवहार अलग अलग प्रकार का है। उस व्यवहार के अंदर खाली यही नहीं है कि आप भ्रष्ट हो, आचरण कई प्रकार का होता है। भ्रष्टता का एक पैसे से भ्रष्ट होता है, एक चरित्र से भ्रष्ट होता है, एक व्यवहार से भ्रष्ट है, कई एक बौद्धिक रूप से भ्रष्ट है, कई आधार है भ्रष्टता के। तो वो कौन से आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं। अब अगर भ्रष्टाचार को हम परिभाषित करें तो भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं है कि पैसा ले लिया, कोई चीज मंगा ली। अगर आप किसी को ऑबलाइज कर रहे हो वो भी भ्रष्टाचार है। मान लो पुलिस में हो, छोटे भाई की गाड़ी पकड़ ली, आपने कहा देख लो साहब अपना भाई है मेरा, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या। वो कल को तुम्हें कहेगा, आज तुम गाड़ी छुड़ा रहे हो, कल को तुम चोर छुड़वाओगे, फिर वो चोरी एक दिन बड़े स्तर पे करेगा, एक बड़ा अपराध करेगा, तो आपने क्या किया, उस भ्रष्टाचार से उसको प्रमोट किया, वही भ्रष्टाचार है। एक गांव में एक चोर था, चोरी करके सामान लाता, अपनी माँ को देता, माँ बहुत खुश होती, वाह बेटा वाह बेटा। चोर एक दिन बन गया डकैत, लूट के लाए सामान और दे माँ को। अब चोर एक दिन भाई साहब चढ़ा धक्के, तो राजा ने दिया उसको मृत्युदंड। अब किसी को मृत्युदंड मिला तो वैसी सी बात है, पूछेंगे आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसको पूछा, बोले हाँ भाई आखिरी ख्वाहिश क्या है, बोले मुझे मेरी माँ से मिलना है। राजा को लगा देख भाई चोर है लेकिन संस्कार तो है, माँ से मिलना है आखिरी समय में, बुलाओ भाई इसकी माँ को। माँ आई, अब वो कैद खाने के अंदर राजा मंत्री फंत्री सब खड़े, बोले माँ थोड़ी सी पास आ। माँ आई पास, उसके नाक के पटका भरा उसने, नाक काट लिया। हाँ छुड़ाया छुड़ाया। राजा ने पूछा, बोले रे ये क्या किया, बोले मैं इसके कारण ही यहाँ हूं। बोले ये मेरे को 4 दिन में समझ में आ गई जेल में रहते हुए। मैं पहले दिन चोरी करके लाया, उसी दिन अगर इसने मेरा नाक तोड़ दिया होता, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो बोले जितना दोषी मैं हूं ना, मेरे से ज्यादा दोषी ये है। बोले मृत्युदंड मुझे भी दो तो उसको भी दो। भाई एक बच्चा कहां से सीखेगा, बच्चा तो मां से ही सीखेगा, क्योंकि वो अपने जीवन के 5 से 6 साल किसके पास बिता रहा है, मां के पास बिता रहा है, फिर वो पब्लिकली हो रहा है। फिर दूसरा, पिता कमाने जा रहा है, वो अपने कार्य में व्यस्त है, घर पे कौन है, मां ही तो है। तो मां को तो पता होगा कि बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर उन्हें लग रहा है कि गलत है, बचाना नहीं उसे, उसे पेश करना है। क्यों, क्योंकि कल को वो उस परिवार के आदर्शों का संचालन करेगा, आगे की पीढ़ी उसी के नाम है कल को। तो आज उसको प्रोटेक्ट करोगे तो उसको लगेगा मां है ना यार बचा लेगी, वो 2 करेगा, 3 करेगा, फिर वो पता नहीं कब लिप्त हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आप देखो कि जिन परिवारों में बच्चे को 5 या 6 साल तक लाड किया जाता है,
फिर 6 साल से लेकर 18 साल तक बढ़िया फोड़ा जाता है, वो बच्चे कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ते, कभी नहीं पकड़ेंगे। किसी को उठा के देख लो आप। और जहां ये 6 से 18 वाला जो कंसेप्ट है ना, इसमें अगर आपने मैनिपुलेशन शुरू कर दिया, वो खराब ही होगा। आज आप गलती करके आ जाओ, अगर मैं अपनी मम्मी को बता दूं और मम्मी को कहता मम्मी देख पापा को मैं बताना, अगर वो आपको भला चाहती है, मैं गारंटी दे रहा हूं, वो तुम्हें तो ये कहेंगे देख बेटा ध्यान रखना, लेकिन वो बातों बातों में पिताजी को बताएंगे जरूर। और ऐसे भी नहीं कि तुमको सीधा सूखा ही छोड़ देंगी, तुमसे बात नहीं करेंगी या तुमको समझ आएंगी। और अगर खेत वेत का काम, ढांडे सासर का काम है और थोड़ा सा मानसिक रूप से अगर तनाव में है, तो भाई साहब तुरंत प्रभाव से फूकनी उठा के तुम्हारे टंटियां भी फोड़ देगी। होता है, करके देख लो चाहे। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक महिला, एक माँ जो होती है, वो किसी बच्चे की पहली पाठशाला होती है। तो ये जो चरित्र होते हैं, इनका निर्धारण जो है वो किस प्रकार से किया गया है, कैसे हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार की अलग अलग परिभाषा है। फिर प्रक्रिया हटाने की क्या है, प्रक्रिया। देखो हमको तो मिलती रहती थी प्रसादी, क्यों झूठ बोले, चाहे माँ हो, दादी हो, ताई हो, चाची हो, कोई हो, अपने कोई ऐसा नहीं था। बाहर भी अगर कोई बदमाशी करी है, किसी गांव वाले ने भी अगर थप्पड़ मेल दी, तो घर आके बताने की हिम्मत नहीं होती थी कि भाई फलाने ने कह दिया। क्यों? घर वाले पूछेंगे उससे, वो बताएगा, तो एक तो उसने मेल ही दी, फिर ये वो ठोकेंगे। फिर ज्वाइंट फैमिली, अब ज्वाइंट फैमिली में सबसे बड़ा डर क्या, भाई घर में माँ बाप है, माँ ने ठोक लिया, बापू ने ठोक लिया, अपने अपने काम लग गए। ज्वाइंट फैमिली में कोई ना कोई सा तो फ्री रहेगा। अब जो फ्री होगा वो पूछेगा, हाँ भाई आज कैसा भी है क्या, आजा ले फिर कोई कर लेगा। तो सुबह से शाम तक क्या वो दवाई वितरण चलता रहता था, डोज मिलते रहते थे, हैं सबको मिलते थे, तो इसमें कोई नहीं है। तो प्रक्रिया मेरे को तो आज मिल जाते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जांच समिति, अध्यक्षता वाली जांच समिति की सिफारिश में दोषी घोषित किए जाने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। कौन हटा रहा है पद से? राष्ट्रपति। तो दोषी पाया गया है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल नहीं ना। है हाँ, राष्ट्रपति हटाएगा इनको। हाँ, ये संवैधानिक निकाय है ना। अब इसके बाद में कि सेवानिवृत्ति जो हो रही है, उसके बाद का प्रावधान क्या है? तो सेवानिवृत्ति उपरांत पद पुनर्भरण, सेवानिवृत्ति उपरांत पद पुनर्भरण। एक तो इसमें है कि पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं है, पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं है, पात्रता नहीं है। जैसे पहले देखते हैं अध्यक्ष को। आरपीएससी का अध्यक्ष है, कार्यकाल पूरा हो गया, मान लो पद पे रहते हुए कितने साल हो गए? 6 साल हो गए, और वैसे इसकी आयु कितनी हो गई? 62 साल हो गई, मतलब सेवानिवृत्ति हो गई। अब वापिस क्या ये पद पे आ सकता है क्या? इसी पद पे? पुनर्नियुक्ति का मतलब तो ये होगा ना कि वापस उसी पद पे आना, नहीं आ सकता। अब इसके पास में ऑप्शन क्या है? तो इसके पास में ऑप्शन है, एक अन्य राज्य आयोग में अध्यक्ष, या तो वो क्या बन सकता है? अन्य राज्य आयोग का अध्यक्ष, या फिर संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष। भाई सेम स्थान पे नहीं आएगा, अध्यक्ष है आरपीएससी का,
अब यहां से उसे कार्यभार मुक्त हो गया, अब उसके पास में समय है वो किसी अन्य आयोग में या किसी अन्य व्यवस्था में जाए, तो सेम जगह तो आ नहीं सकता। अब अगर अन्य राज्य में जाएगा तो अगर यहां अध्यक्ष था तो वहां सदस्य कैसे बनेगा? ये तो डिमोशन हो गया उसका। भाई आरपीएससी का अध्यक्ष था, अब वो एमपीपीएससी में जा रहा है, तो यहां अध्यक्ष था तो वहां पे मेंबर थोड़ा ना बनाएंगे उसको, ये तो डिमोशन हो गया ना उसका। तो मेंबर है तो या तो मेंबर रहे या फिर उसे हायर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उच्च संस्था जो है उसमें। तब आरपीएससी से अगर यूपीएससी में जाए तो यहां अध्यक्ष और वहां सदस्य, पावर है ना भाई, वो यूपीएससी का है। अब या तो वहां सदस्य बने या बने अध्यक्ष, ये तो हो गया अध्यक्ष के लिए। अब सदस्य, सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद में क्या? तो सदस्य वापस सदस्य तो बन नहीं सकता, वापस सदस्य तो बनेगा नहीं, तो या तो उसी आयोग में अध्यक्ष, उसी आयोग में अध्यक्ष, जैसे आरपीएससी का मेंबर है, अब आरपीएससी का मेंबर है तो वापस मेंबर तो आएगा नहीं, अगर उसे नियुक्त करना है तो या तो क्या बनाएंगे उसको, अध्यक्ष बनाएंगे। तो या तो उसी आयोग में अध्यक्ष या अन्य राज्य में, अन्य राज्य में आयोग का सदस्य व अध्यक्ष। अब मान लो किसी दूसरे राज्य में भी अपॉइंट कर रहे हैं तो दूसरे राज्य में तो क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। भाई दूसरे राज्य में सदस्य बन सकता है क्योंकि यहीं तो नहीं है पुनर्नियुक्ति, दूसरे में तो हो सकता है सदस्य और अध्यक्ष बन सकता है। या फिर संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष, सदस्य या अध्यक्ष। या उसका बिहेव जो है वो कदाचार से भरा हुआ है, क्या इसके अलावा और कोई भी कारण है क्या कि हम इनको अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा सके? तो कुछ कारण और भी हैं, हम उनके माध्यम से भी हटा सकते हैं इनको। तो कैसे हटा सकते हैं अभी देखते हैं। उतार लिया ये वाला, उतार लो। गौतम जी देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अन्य राज्य में आयोग का सदस्य या अध्यक्ष, दोनों ही लिखा हुआ है। अब देखो काम में सीधा सीधा ध्यान रखना, इसका काम क्या है, गिनती के 4-5 काम पूछे जाते हैं। ये जो आरपीएससी है इसमें 6 प्रभाग हैं। प्रभाग कितने हैं? 6। 6 प्रभाग का मतलब है कि आरपीएससी को संचालित करने के लिए 6 इसकी इकाइयां हैं, भाग हैं इसके, जो इस पूरी आरपीएससी को संचालित करते हैं। तो इसमें एक तो है प्रशासनिक प्रभाग, जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था देखता है। अब मान लो कि आरपीएससी में कोई विधि संबंधी बात हो गई तो इसका विधि विभाग अलग है। आरपीएससी का जो फंड होता है उसके लिए लेखा विभाग अलग है। अब आरपीएससी परीक्षा आयोजित करवाती है तो परीक्षा प्रभाग अलग है इसका। तो ये 6 प्रभाग जो है टोटल, ये मिलकर आरपीएससी बनती है और ये 6 प्रभाग जो हैं ये काम करते हैं। तो ऐसे ही नहीं होता कि भाई एक प्रभाग से ही काम चल रहा है ना। फिर इसका जो सचिव होता है वो होता है एक सीनियर आरएएस अफसर या कोई आईएएस अफसर। तो इसकी जो वास्तविक प्रशासनिक व्यवस्था है या इसका जो वास्तविक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है वो सचिव के द्वारा ही किया जाता है। तो आप कभी भी देखना कोई नोटिस आता है, उस नोटिस के ऊपर साइन किसके होते हैं? सचिव के होते हैं। जैसे अभी आपकी भर्ती आएगी तो नोटिफिकेशन आएगा तो जो डिपार्टमेंट करवाएगा उस सेक्रेटरी के साइन होंगे वहां पे। हाँ, पूछता नहीं है कोई सचिव, बता। तो सचिव जो होता है वही वास्तविक कार्यपालक होता है, वही सारी प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करता है। अब कोई भर्ती है तो उस भर्ती में आयु क्या होनी चाहिए, उस भर्ती में एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उस भर्ती का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उस भर्ती के कितने स्तर होने चाहिए। भाई 1 स्तर पे हो जाए, 2 स्तर पे करें या 3 स्तर पे करें, तो परीक्षाओं के स्तर कितने होंगे, किस पद के लिए कितने स्तर होने चाहिए। अब जैसे रीट है तो रीट में आपने देखा होगा प्री और मेंस 2 कर दिए, पटवारी में प्री और मेंस 2 किए थे, क्योंकि लग रहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, एक पेपर ले आते हैं। अब 2 पेपर लिया, एक का जुगाड़ हो जाएगा दूसरे का नहीं होगा, भाई ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब ऐसे आरएएस है, एसआई है, कॉलेज लेक्चरर है, फर्स्ट ग्रेड है, तो उसमें प्री मेंस इंटरव्यू इस हिसाब से। अब साक्षात्कार क्यों ले रहे हैं? साक्षात्कार इसलिए ले रहे हैं कि भाई पता चल जाता है
कि इसका व्यवहारिक ज्ञान कितने प्रकार का है, किस प्रकार का है, कैसा है कैसा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करके यहाँ तक पहुंचा है। अब जैसे थानेदार, पता चलता क्या कि राजस्थान में ऐसे भी थानेदार हैं जिनको ये नहीं पता कि राजस्थान का राज्यपाल कौन है। तो ये कैसे पता चला? जब साक्षात्कार में वो गए, मॉक टेस्ट चल रहे थे, उनसे पूछा गया कि हाँ भाई आप बताओ कि राजस्थान के बारे में आप क्या जानते हो। तो बस राजस्थान राजस्थान है। आप थानेदारी क्यों पढ़ना चाहते हो? बोले बस पैसा है। मेरे चाचा जी कांस्टेबल हैं, उनके पास बढ़िया प्रॉपर्टी है, थानेदार के पास तो कितनी प्रॉपर्टी होगी। फिर उनसे पूछ रहे हैं लिव इन रिलेशन क्या होता है, तो अगला कह रहा है मैं बता तो दूंगा लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, आता ही नहीं, बताया कहां से। तो ये पता चला कि बोले बोले अच्छा भाई साहब तो ये वाले हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको यही नहीं पता कि राजस्थान राज्यपाल कौन है, राज्यपाल के क्या काम है, तो क्या काम करेगा, कैसे प्रशासन चलाएगा। तो ये साक्षात्कार से, फिर साक्षात्कार से ये पता चलता है कि भाई उसका एक अधिकारी पद के प्रति उसकी खुद की बॉडी लैंग्वेज है या नहीं है। अब वो जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए, आरएस का इंटरव्यू दे रहा है, कल को एसडीएम बनेगा, तो ऐसे तो नहीं कि भाई एसडीएम बन रहा है और बस लोअर टी शर्ट में घूम रहा है, अंडर निकर में आ गया ऑफिस के अंदर। एसडीएम है, एसडीएम है भाई, उसका ऑफिस है, आ गया निकर में तो आ गया, कौन पूछ ले उसको। फिल्म में अलग चीज है, रियलिटी के अंदर आके देख लो तुम। तो उससे उसका बैठना, बोलना, चालना, ये सारी चीजें, फिर इससे ये पता चल जाता है कि भाई ये पद पे अगर आ गया तो इसका पद का व्यवहार जो है वो किस प्रकार का होगा। ऐसा तो नहीं कि पद आ गया उसके बाद में भाई साहब वो तो रिफल जाए, खंड जाएगी, बस वही वो है, जीने नहीं दे किसी को, पद का दुरुपयोग करे। तो ये चीजें भी हैं। इसके अलावा यहां पद से जो हम हटा रहे हैं, तो एक चीज तो ये है कि वो कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करे, अन्य लाभ का पद धारण ना करें। दूसरा, दिवालिया या पागल नहीं हो। दिवालिया या पागल ना हो। अब एक तो आरपीएससी का सदस्य है या अध्यक्ष है, इसके अलावा भाई होता है ना आरपीएससी का सदस्य अध्यक्ष है, कॉलेज में ही पढ़ा रहा है, किसी कोचिंग में पढ़ा रहा है, डायरेक्टर बन के बैठा है, या किसी संस्था विशेष का डायरेक्टर बन गया, और वो संस्था व्यवसायिक हो सकती है या अन्य कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वो अपने पास में रख ले। फिर मान लो कि भाई साहब दिवालिया हो गए, दिवालिया का मतलब बैंकरप्ट। अब ऐसे नहीं कि पब्लिक कह रही है तो हो गए, कोई मान्य न्यायालय ये घोषित करे कि भैया ये दिवालिया है, कुछ नहीं है इसके पास में। अब कोई आदमी दिवालिया हो जाएगा तो क्या करेगा, दिवालिया थोड़ा चाहिएगा, वो तो ये सोचेगा भर लो, पद पे है, जो भी घाटा लगा हुआ है पूरा कर लो, एडवांस और निकाल लो, आगे जीवन जीने काम आएगा। तो क्या करेगा, पेपर बेचेगा, फर्जी कैंडिडेटों को लाएगा, आगे अधिकारियों को देगा, खुद के पास रखेगा। नहीं करते हैं अपन तो नाम क्यों ले, पता तो है ही। अभी कौन सा बंद हो गया, अभी कौन सा बंद हो गया, चल ही रहा है, चलेगा, ये बंद नहीं होगा, चलेगा।